नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आप भी अपने कार्मिक ऋणों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनको कैसे आप फेस कर सकते हैं, तो अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए ना आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस के बारे में कि नाइन्थ हाउस होता क्या है। तो नाइन्थ हाउस में आपका भाग्येश है, आपका लक का घर है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है क्योंकि ये धर्म का स्थान है तो इसके जो रिजल्ट निकलते हैं ना वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, यानी ये अच्छे फल ही देता है। पर धर्म का मतलब क्या है? तो धर्म का मतलब होता है कि वो रास्ता अपनाना जिससे मनुष्य की उन्नति हो, जिससे जो इंसान है वो इवॉल्व हो। धर्म का मतलब है कि उसकी आत्मा इवॉल्व हो, सही डायरेक्शन में जाए। तो जीवन में सही काम करने को ना धर्म से जोड़ा गया है। पर अब हम लोग धर्म को रिलीजन से मान लेते हैं। रिलीजन उसका एक स्टेप है, पर धर्म मतलब इन द एंड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को पाना है। तो धर्म के रास्ते में चलकर ही ना हम लोग स्पिरिचुअल होते हैं। तो यहाँ पे धर्म का मतलब हो गया कि ऐसे काम जो हमारी आत्मा के विकास के लिए ना अच्छे हैं, वही धर्म कहलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सबने ही वो धार्मिक काम किए हों या धर्म के रास्ते पे चले हों, सबने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों सो दैट कि नाइन्थ हाउस में उनको वो रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे भाग्य का मतलब होता है कि आपने जो भी कार्य या जो भी काम पिछले जन्मों में पूरे कर दिए हैं, अब उनसे रिलेटेड रिजल्ट आपको इस जन्म में मिल रहा है। हमारे बहुत सारे संचित कर्मा होते हैं जो हम बहुत जन्मों से ना लेके चल रहे होते हैं। तो इस जन्म में आप एक पर्टिकुलर सेट के साथ पैदा होते हैं कि अब आपको ये वाले कर्मा परफॉर्म करने हैं। किन किन से परफॉर्म करने हैं वो लोग मिल जाते हैं, कैसे परफॉर्म करने हैं वो मिल जाते हैं। और जो आपने पिछले जन्म में कर्मा अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उनका रिजल्ट भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और उस रिजल्ट का जो घर है ना, वो हमारा ये भाग्येश है, हमारा ये नाइन्थ हाउस है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सब ने ही अच्छे काम किए हों या हमने हर जन्म में सब अच्छा ही किया हो। यहाँ पे हमें कुछ भी मिल सकता है। तो भाग्य का मतलब होता है प्रारब्ध, यानी अब आपको जो इस हाउस से रिलेटेड काम मिले हैं या इस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिल रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो आपको भुगतना है, चाहे वो अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारी कुंडली का, ये वो वाला पार्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमें हमारे कर्मों का ही फल मिला होता है जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए इसको ना भाग्य कहते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना बोलते हुए कि यार मेरा तो लक ही ख़राब है, मैं कुछ भी करने लगता हूँ ख़राब हो जाता है, या मेरा लक ही इतना बेकार है कि मैं लॉटरी में लगाता हूँ एकदम मतलब कुछ लगता ही नहीं है, पैसे सारे डूब जाते हैं। और कईयों को एक्चुअली लोग बोलते नहीं हैं बट उन्हें अंदर से महसूस होता है कि यार मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं जिस चीज़ में भी हाथ डालता हूँ सोना बन जाती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बिज़नेस इतना अच्छा हो गया। तो उसका लक तो दूसरे देख रहे होते हैं, पर जिनका लक ख़राब होता है वो खुद ही ये बात करते हैं कि मेरा लक ख़राब है। तो भाग्य तो दोनों तरीके से काम कर रहा है। आप भाग्यशाली भी हो सकते हैं और आपका हो सकता है लक बहुत ख़राब हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर इसमें नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट आके बैठ जाए तो वो आपके लक को ना कैसे मोल्ड करता है, कैसे वो चेंज करता है। और अब जान लेते हैं कि नाइन्थ हाउस के और कौन से सिग्निफिकेटर्स हैं। नाइन्थ हाउस आपके पिता के संस्कार को दिखाता है, पिता के सपोर्ट को दिखाता है। आपकी लाइफ को लेके क्या फ़िलॉसफ़ी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, आपकी हायर एजुकेशन कितनी होगी, आपके गुरुओं से, अपने टीचर्स के साथ कैसे संबंध होंगे, आपके ये पितरों को भी दिखाता है। आपकी नॉलेज कितनी होगी लाइफ को लेके, आप कितने वाइज इंसान होंगे, जीवन को किस तरह से देखते होंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को दिखाता है, आपकी हायर स्टडीज़ जो हो सकता है विदेश में हो उसको दिखाता है, फॉरेन कंट्री के ट्रेडिंग को भी दिखाता है। आपके मॉरल वैल्यूज़ क्या होंगे, आपका लाइफ को लेके क्या बिलीफ सिस्टम होगा, आपका रिलीजन को लेके क्या बिलीफ सिस्टम होगा। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दिखाता है, आपके स्टमक को दिखाता है, थाइस को दिखाता है और इनसे होने वाली ना बीमारियों को भी बताता है।
तो हम जानते हैं कि अगर इसमें ना कोई प्लैनेट आके बैठ जाए तो वो क्या करता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर ना कोई कुंडली का दूसरा प्लैनेट आके बैठ जाता है, किसी और भाव का प्लैनेट आके बैठ जाता है, तो वो क्या बताता है और उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी आपका बिहेवियर अपने लक को लेके कैसा होगा, क्योंकि उस प्लैनेट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके अंदर भी आ जाएंगे। अगर वो प्लैनेट अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है तो आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया होगा, अपने लक को देखने का नज़रिया होगा, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और वहीं पे अगर इधर कोई प्लैनेट वीक बैठ जाता है या मेलेफिक होता है, या वो जो मेलेफिक प्लैनेट से पीड़ित होता है, तो आपका दुनिया को देखने का, ज़िंदगी को देखने का, यानी आपकी ज़िंदगी की जो फ़िलॉसफ़ी होगी ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। आप हो सकता है कि अपनी किस्मत को ना बहुत कोसते हो। तो ये प्लैनेट जो बैठते हैं ना, ये आपकी सोच को चेंज कर देते हैं। उनका जैसा व्यवहार होता है वो उसी तरह का आपका व्यवहार कर देते हैं। तो इसीलिए ना कुछ लोगों को तो भाग्य बहुत अच्छा लगता है और कुछ तो भाग्य मानते ही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर इधर प्लैनेट बैठे हैं तो वो आपके बिहेवियर में क्या चेंज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि 9th हाउस में ना अगर सन आके बैठ जाता है तो वो क्या बताता है। अगर ये सन स्ट्रांग है और किसी मेलेफिक प्लैनेट से पीड़ित नहीं है तो ऐसे लोगों की ना हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ये लक का फैक्टर होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो जाते हैं। इनके पास धन की कमी नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने परिवार की तरफ। अपने परिवार की ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये ले लेते हैं और उनसे भागते भी नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनकी लाइफ की फ़िलॉसफी ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। ये ज़िंदगी को जानना चाहते हैं। इनको ज़िंदगी के हर पहलू को जानने का ना एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है। और कहीं पे अगर उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा वीक लोग इस समाज में हैं या उनके सामने हैं या नीडी लोग हैं, कि उनकी हेल्प भी बहुत करते हैं। यानी अपने से वीक लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, बात करने का ढंग ऐसा होता है कि लोग इन्हें ना सुनते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, इनकी लाइफ को लेके जो नॉलेज होती है, इनकी जो फ़िलॉसफ़ी होती है, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो इनका ये कह सकते हैं कि इनका फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनके पास बैठ के बातें सुनना उन्हें बहुत पसंद है। और इनकी ना लाइफ की फ़िलॉसफ़ी जो होती है बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होती है। बहुत ज़्यादा आशावादी लोग होते हैं। अब वहीं पे अगर सन वीक है, मेलेफिक है या पीड़ित ग्रहों से ग्रसित है, तो अब ये पूरा उल्टा होना शुरू हो जाता है। ये लोग इतने आशावादी होते हैं कि ये लोगों के अंदर बुराइयां नहीं देख पाते और जिसकी वजह से ना इन्हें धोखे मिलते हैं। ये इनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और समटाइम्स अगर वीक प्लैनेट है, मतलब वीक सन है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागना शुरू कर देते हैं। उसे पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो प्राण ऊर्जा ही नहीं होती इसको करने की। यानी उनके अंदर वो ताकत ही नहीं होती, उनके अंदर वो सोच नहीं होती। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो उनके अंदर नहीं होती क्योंकि इनका सन ही वीक हो गया है। अब यहाँ पे बैठ गया मून यानी चंद्र। अगर ये मून अच्छा है, स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग ना इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। ये लोग बहुत रिलीजियस होते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। इनका नेचर ना बड़ा नर्चरिंग होता है, मदरली लाइक। वो अपनी फैमिली का ना इस तरह से ध्यान रखते हैं। इनकी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी है कि वो किसी को दुःख ही नहीं देख सकते, तो वो लोगों को ना इमोशनल सपोर्ट देना पसंद करते हैं। और ये जीवन की जो बहुत गहरे इमोशंस होते हैं ना, उनको अच्छी तरह समझ पाते हैं। ये लोगों के इमोशंस बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये वो वाले स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं जो लोगों के साथ ना एक प्रेम के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें वो लोगों के इमोशनल नीड को ना सपोर्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इन लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और इनफैक्ट ट्रैवल ना इनका लक खोलता भी है। जितना ट्रैवल करते हैं, जितना दुनिया को और जानते हैं, इनका भाग्य और उदय होता रहता है। हो सकता है ये लोग ना किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ जुड़ जाएं या उनका हिस्सा हों। ये लोग दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। इन्हें लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि जितने आराम से सारी बातें सेटल हो जाए उतना अच्छा है। अब वहीं पे अगर ये मून वीक है,
या मैलेफिक प्लैनेट्स के असर में है या ये पीड़ित है। तो अब इनके खुद के इमोशंस ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन्हें किस रिलीजन या किस धर्म को फॉलो करना है। इन्हें आज ये फ़िलॉसफ़ी अच्छी लगेगी लाइफ की, कल वो पसंद आएगी। हो सकता है इन्हें खुद कोई ऐसा गुरु चाहिए या खुद कोई ऐसा टीचर चाहिए जिससे वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। इनको अब किसी को इमोशनली कंसोल करना हो तो ये उसे अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। ये सोचेंगे कि मुझे इससे बात ही ना करनी पड़े। अगर देखेंगे ना कोई दुखी है या रो रहा है तो उससे हटने की कोशिश करेंगे सो दैट कि इन्हें इमोशनल सपोर्ट ना देना पड़े। ये जनरली मून यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है, बहुत एक ख्याली दुनिया में रहता है, और जिस दिन उसका ये इमेजिनेशन टूटता है, उसे रियलिटी पता चलती है दुनिया की, तो बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की लाइफ को लेके ना बड़ी पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। यहाँ पे बैठ गया मंगल, मार्स। अगर मार्स अच्छा है, स्ट्रांग है, तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। मार्स के जो ट्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। ऐसे लोग एनर्जेटिक स्पिरिचुअल गुरु भी बन जाते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करके उनको वैसी स्पीच देते हैं कि लोगों के अंदर ना एकदम जोश आ जाता है कि हाँ, हम ये एकदम सही कह रहे हैं। ये लोग एक्सप्लोरर होते हैं, मतलब ये लोग दुनिया को जानना चाहते हैं, उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, वो हर चीज़ जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है, मुझे किस चीज़ से नॉलेज मिल सकती है, किससे मेरी जो नॉलेज है एनहेंस हो सकती है। तो वो हर चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसके लिए ना वो हायर स्टडीज़ भी करते हैं, और जनरली इन हायर स्टडीज़ की वजह से, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से वो अपने दम पर ना अपना लक बनाते हैं। और यहीं पे अगर मंगल वीक है, पीड़ित है, तो फादर के साथ सेपरेशन दिखाते हैं। सेपरेशन तो जब वो अच्छा है तब भी दिखाते हैं, पर वो सेपरेशन की वजह डिफरेंट हो जाती है। अगर अच्छा मंगल है तो हो सकता है कि सेपरेशन पढ़ाई के लिए हो, सेपरेशन अपने काम से रिलेटेड हो, क्योंकि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है ये। पर अगर यहाँ पर मंगल खराब है तो सेपरेशन हो सकता है लड़ाई की वजह से, एक दूसरे से बनती ना हो, इसकी वजह से सेपरेशन हो। ये इंसान को एडवेंचरस तो बनाता ही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे ही ना एडवेंचर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स करवा लेते हैं, उनको बहुत सारी चोटें लगती हैं, बहुत बार वो अपनी जान को ना खतरे में डाल देते हैं, जिसकी वजह से घर वाले परेशान होते हैं। ये लोग नॉलेज को लेने के मामले में ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। यानी अगर वो किसी साधना में जाना चाहते हैं, किसी गुरु को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसे पूरा नहीं सुनेंगे। वो सोचेंगे कि एक क्विक फिक्स बता दें और मेरी साधना हो जाए। तो इसके चलते ना कभी कभी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू हो जाता है जिसमें वो उसे अच्छी तरह जानते नहीं हैं, पर उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ना कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अभी किसी ने बताया तो कल ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो उनकी जो इम्पल्सिवनेस है, इम्पेशेंट होना है, वो इनकी नॉलेज, इनकी विजडम के आगे ना एक बहुत बड़ा बैरियर बन के खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आके बैठ गया मरकरी, यानी कि बुध। बुध अगर स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे लोगों की ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ये बातों के बहुत धनी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये 9th हाउस है। 9th हाउस होता है जुपिटर का, और यहाँ मरकरी बैठ गया। ऐसे तो अगर आप उसमें देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे, तो इन्हें एनिमी बताया है, पर आप उस हिसाब से मत देखिए। ये देखिए कि एक बुध जो है वो लर्निंग का प्लैनेट है, कि उसे बहुत लर्न करना है, उसे बहुत कुछ जानना है। और जो जिसके भाव में बैठा है जुपिटर, वो गुरु है, वो विजडम है। तो ऐसे लोग ना स्पिरिचुअलिटी से लेके बहुत नॉलेज गेन करते हैं, इनका उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान भी होता है, ये बहुत अच्छे भक्त भी होते हैं। इन लोगों का जनरली ये देखा गया है कि ये उम्र भर ना लर्निंग करते ही रहते हैं, यानी वो अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में चीज़ें सीखना बंद नहीं करते। वो हर अपनी लाइफ की जर्नी से ना कुछ सीखते रहते हैं और उसे अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका लक ना इनका सपोर्ट करता है, क्योंकि ये लाइफ के स्टूडेंट हैं। और जो लाइफ के स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी कभी भी
नेगेटिव नहीं जाते, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। अब बुध यहाँ पे क्या करता है, बुध यहाँ पे इनको बहुत अच्छे गुरु दे सकता है, बहुत अच्छे मेंटोर मिल सकते हैं। हो सकता है ये खुद बहुत अच्छे टीचर बने, ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बोल लूँ, मेंटोर ये बन सकते हैं। अभी मैंने कहा ना कि ये लोग बातों के धनी होते हैं और ये नॉलेज के भी धनी होते हैं। इनसे आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, इनके पास हर टॉपिक पे आ रहता है। और ऐसे लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। ये लोग बहुत खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, यानी हमेशा ना खुश ही रहना पसंद करते हैं। और वहीं पे अगर बुध मैलेफिक ग्रहों के प्रभाव में है, या वो पीड़ित है, या वो वीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लोग अच्छी तरह बात नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये नॉलेज के मामले में भी ना उनको उस तरह का सपोर्ट ना मिले, जितना ये नॉलेज लेना चाहते हैं उस तरह का उनको सुविधाएं ना मिले। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पिता से रिलेटेड वैल्यूज़ का है, आपके गुरुओं से रिलेटेड वैल्यूज़ का है, तो हो सकता है कि पिता के साथ कम्युनिकेशन ना हो, या पिता का रवैया आपके साथ ऐसा हो कि आप पिता से बात ना करना चाहते हो, आपके गुरुओं का कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, या आपका गुरुओं के साथ अच्छा कम्युनिकेशन ना हो। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो जाते हैं, हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की नॉलेज है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इनके अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाता है। तो जब ज्ञान का अहंकार आ जाता है तो हम दूसरे को ना अपने सामने कुछ समझते नहीं हैं, उसके ज्ञान को हम अपने सामने कुछ नहीं समझते। हमें लगता है जो हम जानते हैं, जो हम रिलीजन के बारे में जानते हैं, जो हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं, और जो दुनिया को लेकर फिलॉसफी है ना, वो हमारी ही ठीक है। सामने वाले को कोई नॉलेज नहीं है तो मैं उसे नॉलेज दूंगा। तो कई बार आपने देखा होगा अपने घर में बड़े बूढ़ों को कि वो आपकी नहीं सुनते, वो अपनी बताते हैं और उसको प्रूव भी करने में लगे रहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो जनरली यहाँ पे अगर बुध का कोई कनेक्शन मिल जाए ना, वो भी ऐसे बुध का जो वीक है, पीड़ित है, तो इस तरह की टेंडेंसी दे देता है। अब 9th हाउस में आ गया वीनस यानी शुक्र। अगर यहाँ पे वीनस ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है, स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग जनरली दूसरे कल्चर में ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो अपने कल्चर के बारे में भी जानते हैं, पर उनका इंटरेस्ट ना दूसरे लोगों के कल्चर को, दूसरे देशों के कल्चर को जानने में ज़्यादा होता है। वो उनकी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ते हैं, उनके बारे में नॉलेज लेते हैं, उनके बाहर कंट्री यानी विदेशों से ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे। हो सकता है उनका लाइफ पार्टनर भी ना कोई फॉरेन कंट्री से ही हो। वो लाइफ की डीप फिलॉसफी हर किसी के व्यू में जानना चाहते हैं कि मेरे कल्चर में तो इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, पर उसके कल्चर में कैसे करते होंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो सबको जानना चाहता है। यानी वो पूरे वर्ल्ड की जो फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी से लेके नॉलेज से लेके, वो सबको जानना चाहते होंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ये भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि शुक्र भी शुक्राचार्य थे जो असुरों के गुरु थे। तो उनके पास जो नॉलेज थी ना, वो गुरु से थोड़ा डिफरेंट थी, यानी जुपिटर की जो नॉलेज थी ना उससे डिफरेंट थी। तो जिनका यहाँ पे शुक्र होता है वो स्पिरिचुअलिटी पे होते हैं, पर उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और स्पिरिचुअल नॉलेज की लेने की जो भूख होती है वो बाहर के देशों के लिए होती है, उनके बारे में जानने के लिए ज़्यादा होती है। तो जनरली ये लोग ना उन्हीं लाइफ पार्टनर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिनकी सोचने का तरीका, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी ना इन्हीं के जैसे हो। अब वहीं पे अगर यहाँ पे मेलेफिक वीनस बैठ गया, वीक वीनस बैठ गया, तो यहाँ पे जो ये वीनस क्या करता है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ख्यालात के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में। तो उसके चलते क्या होता है, इनकी अपने दोस्तों से नहीं बनती, और उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई इनकी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करे, इनकी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो ये उस दोस्ती को छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन अपनी फ्रीडम को छोड़ने के। सेम ये अपने रिलेशंस में भी करते हैं। अगर जिनके साथ इनका रिलेशन है वो इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहे, या वो उनको अपने हिसाब से चलाना चाहे, या वो इन्हें लगे कि ये मेरी फ्रीडम ना छीन रहा है, तो वो उस रिलेशन को भी ख़त्म करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये एडजस्टमेंट की बजाय ना
अपनी फ्रीडम को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वीनस ना उस इंसान को बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देता है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल सिंपल है कि मेरी फ्रीडम ही सब कुछ है, जिसकी वजह से इनके रिलेशन बनने में ना बड़ी दिक्कत आती है। अब 9th हाउस में आ गया सैटर्न, यानी कि शनि। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि शनि की ना बड़ी मिली-जुली सी एक सिचुएशन है। शनि अच्छा भी हो सकता है, शनि बुरा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप पुरानी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स उठाएँ या पुराने एस्ट्रोलॉजर्स को देखें, तो वो सीधा-सा उसमें लिखा हुआ है कि जिनका शनि 9th हाउस में होता है, वो बड़े रूढ़िवादी होते हैं। वो धर्म के विरोधी होते हैं। पर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ऐसे लोग बहुत ना कर्म प्रधान हो जाते हैं। अब वो कैसे? तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग ना शुरू में अपने भाग्य को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मतलब उनका ये रहता है कि मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालता हूँ, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता। मतलब आई एम नॉट लकी। पर धीरे-धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है ना, उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि जो-जो काम उन्होंने बहुत पहले किए थे, जिनमें उन्होंने मेहनत की थी, उनके रिज़ल्ट उन्हें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी पहले होती है ना कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता, वो धीरे-धीरे मैं कहूँगी 40s में उनको वो उसका असर दिखने लगता है। यानी मेहनत तो सैटर्न बहुत कराता है, क्योंकि ये तो कर्म का ही प्लैनेट है। पर जिनका इस तरह का सैटर्न बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, तो ऐसे लोग ना मेहनत करने से नहीं घबराते, वो मेहनत करते हैं। तो बात मैं ये बता रही थी कि जब उनकी एज होती रहती है, तो वो उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि भाग्य तो उनके मेहनत से ही जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ में वो मेहनत कर लेते हैं, वो चीज़ उन्हें मिल जाती है। उनका भाग्य उन्हें मतलब उनका भाग्य उन्हें साथ देने लगता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए से कहूँगी कि ये मिली-जुली सिचुएशन होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे सीधी-सी फ़िलॉसफ़ी है कि अगर आप अपने कर्मों में मेहनत नहीं कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दे रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और वहीं पे आपको जो काम मिल रहा है, अगर आप उसको मेहनत से करके ख़त्म कर देते हैं, चाहे उसमें से आपको उस समय रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। तो ये वो वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होते हैं। जो हम कर्म करते हैं ना, उसी से हम भाग्य बनाते हैं। तो जनरली उनका आप देखिएगा कि सैटर्न का कोई ना कोई प्रभाव होगा उनके 9th हाउस पे। और रही बात कि वो धर्म के विरोधी होते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जिसने कर्म को ही अपना धर्म बना लिया है, तो उसके लिए दूसरे तरह के धर्मों की ना कोई ख़ास अहमियत नहीं रह जाती। क्योंकि उसे पता है कि अब उसका कर्म ही उसका धर्म है। वो उसी को ही फ़ॉलो करता है। और गीता में भी तो ये लिखा है कि आज तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तो ये जो लाइन है ना, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। तो इन लोगों को जो नहीं करना चाहिए, वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी चाहिए, काम से बचना नहीं चाहिए, नहीं तो उनका लक उनके साथ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आ गया राहु, राहु इन 9th हाउस। तो राहु जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है और जिन प्लैनेट्स के साथ बैठता है, उनके जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं ना, उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है, उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब राहु बैठ गया 9th हाउस में, तो वो अपनी सारी पावर ना 9th हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनको बढ़ाने में लगा देगा। तो अगर यहाँ पे राहु अच्छा है और अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, तो जनरली ये लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सोच वाले होते हैं, टेक्नोलॉजी सेवी होते हैं, टेक्नोलॉजी से इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, उनमें बहुत अच्छी तरह काम कर लेते हैं। ये इनोवेटर्स होते हैं, इनके अंदर ना नए-नए आइडियाज़ आते रहते हैं। ये लोग रिलीजियस भी बहुत होते हैं। इनके अंदर ना कोई एक नई सोच आती रहती है, जिससे वो चाहते हैं कि इस दुनिया में ना वो एक ऐसा एक इनोवेशन कर दें, सो दैट कि लोगों को हेल्प हो जाए। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। राहु है ना, चीज़ों को और जानना चाहता है, तो ऐसे लोग रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। अगर इनका जुपिटर से और मरकरी से भी कोई कनेक्शन बनता है, तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं। इनके अंदर नॉलेज को पाने की ना भूख होती है। ये फ़ॉरेन ट्रैवल बहुत करते हैं। अब चाहे वो अपने काम से रिलेटेड करें या ये स्टडी से रिलेटेड करें। और वहीं पे अगर राहु खराब है, तो अभी मैंने बताया ना कि ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं।
अब यही जो उनका धार्मिक होना है ना, कब ये लाइन क्रॉस करके अंधविश्वास में ले आता है इन्हें पता नहीं चलता है। यानी ये धर्म पे विश्वास करते हैं, रिलीजन पे विश्वास करते हैं, पर कब वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है इन्हें पता नहीं चलता। इन्होंने जो अपने लिए धर्म को लेके एक थ्योरी बना ली है, वो उसमें फिक्स रहते हैं। अब जब आप किसी अंधविश्वास में फंस जाते हैं तो आपके सोचने का तरीका, सोचने का जो होराइजन है ना, वो फैलता नहीं है, वो नैरो हो जाता है। एक लिमिटेड सोच बन जाती है कि यही सही है। तो जिसकी वजह से ना ये दूसरे रिलीजन्स को उतनी वैल्यू ना दे, इनके अंदर सही गलत की ना सोच खत्म हो जाती है, वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए जब ये वाली पोजीशन खराब हो राहु की 9th हाउस में, तो ऐसे लोग ना गलत एडिक्शन में चले जाते हैं, गलत चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, जो आगे जाके इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। जब वो इस तरह के तरीकों में पहुंच जाते हैं, किसी गलत तरीके में पहुंच जाते हैं, तो भाग्य इनका साथ छोड़ देता है। अब 9th हाउस में आ गया केतु। तो 9th हाउस में जब केतु बैठा है, यानी स्पिरिचुअलिटी का और मोक्ष का प्लैनेट धर्म में आके बैठ गया है, तो पहली बात तो केतु 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को ना ऑलरेडी पहले कर चुका है, वो इसमें एक्सपर्ट है, तभी वो यहाँ आके बैठा है। तो इससे पता होता है कि यहाँ के जो सिग्निफिकेटर्स हैं या ट्रेड्स हैं, उन्हें कैसे मुझे हैंडल करना है। अब यहाँ पे जो केतु की पोजीशन है ना, वो अच्छी मानी जाती है, बशर्ते केतु यहाँ पे बेनिफिक हो। तो अगर वो बेनिफिक केतु यहाँ बैठा है, तो ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती, ऐसे लोगों के पास सपोर्ट की कमी नहीं होती। ये लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लोग एडवेंचरस भी होते हैं। केतु का जो ये पोजीशन है ना, ये लक को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि केतु के हमेशा सामने ना राहु होता है। तो केतु को जो एक सपोर्ट मिल रहा होता है ना अच्छे राहु से, यानी एक अच्छे पोजीशन में है तो दूसरा भी एक अच्छी पोजीशन में ही है, तो एक दूसरे को ना सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे केतु से ऑपोजिट 3rd हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो आपके भाई बहन से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, अपने सिबलिंग से, आपके परिवार से आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। छोटी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके भाग्य को खोलने में मददगार होती है। जिसकी ये पोजीशन होती है कुंडली में, वो लोग जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है, उनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लगता है। और हो सकता है कि एक टाइम के बाद ना वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को छोड़ दें, उनकी तरफ जाना छोड़ दें, उनसे डिटैच्ड हो जाएं और पूरी तरह से ना स्पिरिचुअलिटी में आ जाए। ये लोग तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं, और जो इनके लिए ना लकी भी साबित होती है। और वहीं पे अगर केतु अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो यहाँ पे शुरू से ही हो सकता है कि पिता के साथ एक डिटैचमेंट सी फीलिंग हो, उनके साथ ज़्यादा बनती ना हो, आप लोगों के विचारों में आपस में ना बनती हो। शुरू से ही आप एक डिटैच पर्सनालिटी हो, यानी आपका मन इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना लगता हो, शुरू से आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, पहली बात तो उसने मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, तो वो इन दोनों को बैलेंस नहीं बना पाता, क्योंकि आप सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं जा सकते। अध्यात्म में जाना है तो आपको अपना पेट भी पालना है, अपने रहने के लिए भी जगह ढूंढनी है, अपनी सारी सुख सुविधाएं भी देखनी है। अगर आपने पूरी तरीके से अध्यात्म में जाना है, संन्यास में जाना है, तब तो कोई बात नहीं, पर यहाँ रह के आप अगर अध्यात्म को चूज़ करते हैं, सबसे डिटैच हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इन लोगों को बैलेंस बनाना नहीं आता। दूसरा ये होता है कि जब आप अध्यात्म में जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को कैसे चलाना ये नहीं आता, तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत लाइफ में ये कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स देते हैं, क्योंकि उस एरिया को इन्हें टैकल करना पड़ रहा है जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ऐसी केतु की किसी की सिचुएशन है, तो उनके पास ना एक ऐसा स्पिरिचुअल मेंटोर होना चाहिए, ऐसा एक लाइफ मेंटोर होना चाहिए जो उसे सिखाए, उनको सिखाए कि आपको लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। और जब वो इस चीज़ को सीख जाते हैं, तो वो अपनी अध्यात्म की जर्नी को ना बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया जुपिटर, यानी जुपिटर अपने खुद के भाव में आके बैठ गया। तो
अपने ही घर में बैठा है तो उसके अंदर वो सारी खूबियाँ होंगी जो उस भाव से रिलेटेड है। ये लोग ना बहुत हैप्पी लोग होते हैं, हैप्पी गो लकी इन्हें कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी को ना बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये लोगों के लिए ना एज़ अ गुरु काम करते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होती है। इनके अंदर रिलीजन से लेके बहुत अच्छी नॉलेज होती है, स्पिरिचुअलिटी से लेके बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ये लोग एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं। और अगर ये नहीं बने तो इन्हें स्पिरिचुअल गुरु मिल जाते हैं, जो इनकी अध्यात्म की जर्नी को ना और आगे लेके जाते हैं। ये लोग हायर एजुकेशन भी करते हैं। ये आपने देखा होगा ना बहुत सारे स्वामी हैं जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, पर वो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो ये लोग वो भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि अपनी अध्यात्म से रिलेटेड जर्नी को, अपने धार्मिक रिलेटेड जर्नी को ना दूसरे देशों में जाके बताएं और वहाँ से अच्छा पैसा कमाएं। पर अगर यही जुपिटर पीड़ित है, वीक है या किसी मैलेफिक के इफेक्ट में बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे लोग ना बहुत जल्दी अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, उनसे सेपरेट हो जाते हैं। हो सकता है पढ़ाई की वजह से, या उन्हें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ना फैमिली के साथ उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। ये लोग इतनी एजुकेशन, इतनी ज़्यादा नॉलेज के साथ ना डबल फेस्ड हो जाते हैं। वो कह लो कि एक फ़िलॉसफ़ी उनकी लाइफ की अपने लिए होती है और दूसरी फ़िलॉसफ़ी वो दुनिया को दिखाते हैं। यानी उनके दो चेहरे हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइपोक्रिटिकल हो जाता है। किसी की भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को या किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखना शुरू कर देते हैं। रादर देन उसके अंदर वो एम्पैथी आए, उनके अंदर से वो एम्पैथी ख़त्म हो जाती है और उसको वो जज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं, भाग्य इनका अच्छा हो, पर इनको हो सकता है दुनिया के साथ या अपने रिलेशंस के साथ ना इनकी एडजस्टमेंट ना हो पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इनका भाग्य ना फैमिली के मामले में ख़राब हो जाता है, दोस्तों के मामले में ख़राब हो जाता है। तो अभी तो हमने जाना कि अगर 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है या आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर 9th हाउस का ही लॉर्ड कुंडली के अगर किसी और भाव में जाके बैठता है तो वो क्या रिएक्ट करता है, तब आपका क्या प्रारब्धा बनता है। यानी आपका जो पास्ट लाइफ में आपने ज़िंदगी जी है, उससे रिलेटेड काम जो आप पूरे कर चुके हैं, अब उसका जो फल मिल रहा है वो किस भाव में मिल रहा है। यानी आपका भाग्य अब किस भाव से रिलेटेड है, किस रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी ना भाग्य के दो रोल हो जाते हैं, एक वो जो अच्छा भाग्य बनाता है, एक वो जो आपके भाग्य को खराब करता है। क्योंकि अगर 9th हाउस का लॉर्ड मैलेफिक है, उस कुंडली के लिए मैलेफिक है या उसके लिए अच्छा काम नहीं करता, तो आपका भाग्य ना आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और वहीं पे अगर वो लॉर्ड बेनिफिक है, उस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, तो भाग्य आपका साथ देगा। तो अब बात करते हैं, अगर 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है और वो उस कुंडली के लिए अच्छा है, तो वो क्या दिखाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। वो उनका अपने परिवार में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। उनके पिता ना उनके लिए लक का काम करते हैं और फादर का जो सपोर्ट होता है ना उन्हें उम्र भर मिलता रहता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी एजुकेशन करते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। उनको हर तरीके का सपोर्ट मिलता है अपने परिवार से, अपने पिता से, अपने गुरुओं से। ऐसे लोग हो सकता है कि बाहर जाके ना हायर एजुकेशन करें और ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं। अब वहीं पे अगर ये लॉर्ड मेलेफिक है तो हो सकता है कि पिता से सपोर्ट ना हो, आपकी हेल्थ ख़राब रहती हो, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रहते हो। अभी जैसे मैंने बताया ना कि पिता से सपोर्ट ना मिलता हो, या हो सकता है कि पिता बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो आपकी लाइफ में, यानी आपके सारे डिसीजन ही वो ही लेते हो, तो जिसकी वजह से ना आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं बन पाती। तो अब 9th हाउस का स्वामी जाके बैठ गया 2nd हाउस में, अगर ये स्ट्रांग है, उस कुंडली के लिए बेनिफिक है, तो ऐसे में
इन्हें धन का बहुत ज़्यादा लाभ आता है, यानी ये भाग्य में ही ना धन से रिलेटेड जो प्रॉफिट होता है वो लेके आए होते हैं। उनको अपने घर से भी ना धन का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्टिव होती है। फैमिली की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो इनके फादर बहुत प्रभावशाली इंसान होते हैं। समाज में ना उनका एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। उन्हें ना रिच लोगों में गिना जाता है। अगर किसी को ये पोजीशन मिल रही है तो हो सकता है पिछले जन्मों में ना उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ या परिवार वालों की ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हों। उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो इसका ध्यान रखा हो। और अब बात करते हैं अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो तो घर में ये धन का अभाव दिखाता है कि हो सकता है कि घर में पैसे की कमी रहती हो, घर वालों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हो। कोर्ट केस भी देखे जाते हैं इधर से कि घर में आपस में एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी चल रही हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हो। पिता का घर से रिलेटेड इश्यूज़ में कोई खास इंटरफेरेंस ना हो सकता है कि घर में कोई ऐसी बीमारी हो या कोई ऐसा बीमार सदस्य हो जिसके ऊपर ना पैसा पानी की तरह लगता हो। तो ये पोजीशन क्या बताती है भाग्य के लिए कि ये बताती है कि पिछले किसी भी जन्म में जिसकी ये पोजीशन है उस इंसान ने ना अपने घर वालों की केयर नहीं की। उन्हें जब ज़रूरत थी तब उसने उनको सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, उनकी बीमारी पे सपोर्ट नहीं किया। तो इस जन्म में उन्हें उसका ये फल मिल रहा है। पर ये फल ना वो ख़त्म कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट जो मिला है भाग्य का वो उसे हटा सकते हैं कि अब वो सब करना शुरू करें जो उन्होंने पहले नहीं किया था। यानी इस जन्म में ना दोबारा से ये सब चीज़ें ना शुरू करें, मतलब अपनी फैमिली को देखें, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनकी बीमारियों पे पैसा लगाएं सो दैट कि आपका भाग्य ना खुलना शुरू हो जाए। ऑल्दो प्रारब्ध कोई चेंज नहीं कर सकता, पर अभी से प्रारब्ध नए प्रारब्ध बनाने के लिए ना मेहनत तो कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से करना शुरू कर देंगे ना कि अब उसके पॉजिटिव ट्रेड्स अपने अंदर ले आएंगे तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 3rd हाउस में। तो ये लोग अपना जो भाग्य बनाते हैं वो अपने एफर्ट से बनाते हैं, और ये कह लो कि एफर्ट करना इनके भाग्य में आ जाता है कि ये लोग जब तक अपने लिए एफर्ट नहीं करेंगे ना इनका भाग्य नहीं खुलता। ये लोग ना बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छी बातें कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत अच्छा ये लिख लेते हैं, और इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। यानी कि ये बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इन लोगों के जो सिबलिंग्स होते हैं ना और इनकी फैमिली हमेशा इनके सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। तो इनका तो ये कह लो कि इनका भाग्य इनके परिश्रम से ही बनता है, इनकी मेहनत से ही बनता है। फिर बाय बर्थ ही ना एफ़र्ट लेके कि मेरे को एफ़र्ट करना है, मुझे ये चीज़ पानी है, तो जो चीज़ पानी है उसके ऊपर अपने आप ही ये मेहनत करते हैं और उन्हें वो चीज़ मिल भी जाती है, यानी उनकी सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाती है। पर वहीं पे अगर ये ग्रह मेलेफिक है तो ये लोग ना अपनी बातें अच्छी तरह लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लाइफ में सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। इनकी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी हो सकता है अपने सिबलिंग्स की लाइफ की फ़िलॉसफ़ी से ना एकदम अलग हो, अपनी फैमिली से ये बिल्कुल अलग सोच रखते हो। इनकी स्पीच, इनके बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है। इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हो सकता है वो एथिकल ना हो, जिसकी वजह से इनका भाग्य ख़राब होता रहता हो। तो जनरली जिनका अगर आपको अपनी कुंडली में ये दिख रहा है कि मेरे ये ट्रेड्स हैं और मेरा भाग्य नहीं चल रहा और मेरा 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अब अपने आप को ना सही करना से शुरू कर दीजिए। वो कैसे करना है? अपने लिए एक मेंटोर, अपने लिए कोई टीचर ढूंढिए जो आपको सही गलत का डिफरेंस बताए। अपनी चीज़ों पे ना फिक्स मत हो जाइए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना शुरू कीजिए। ये देखिए जो आपकी लाइफ के वैल्यूज़ हैं क्या वो सही हैं? अगर वो सही नहीं है ना तो उन्हें चेंज कीजिए। अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 4th हाउस में। ये बेनिफिक है तो आपका आपकी जो मदर होंगी ना वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, घर का माहौल भी आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो।
आपकी मदर की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है और वो यही स्पिरिचुअल नॉलेज, यही रिलीजियस नॉलेज ना आपके अंदर भी डालें। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके घर का माहौल बड़ा एथिकल होगा, कि हर चीज़ को ना एक एथिक्स होता है, उसके हिसाब से करना हो, तो आपके अंदर भी एथिक्स अच्छे होंगे। आपको अपनी मदर से हो सकता है प्रॉपर्टी का सुख मिले, वाहनों का सुख मिले, उनके धन का सुख मिले। मदर का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा होगा। आपका खुद का रुझान ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत होगा, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। और वहीं पे अगर ये प्लैनेट मैलेफिक है तो वो क्या बताता है? तो हो सकता है आपके घर में ना बड़ा केओस का माहौल हो, आपके घर वालों से ना बनती हो, घर के अंदर एक डिसहार्मनी, फैमिली वालों में ना एक बड़ी डिसहार्मनी सी रहती हो। मदर का हो सकता है वो इमोशनली अवेलेबल ना हो, आपके घर में जो स्पिरिचुअलिटी से लेके विचार हो बड़े सुपरफिशियल से हो, पूजा पाठ भी बहुत सुपरफिशियल वे में किया जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना हो। आपका हो सकता है अपनी मदर से ना बने, अपने गुरुओं से ना बने, आपकी जो सोच हो ना बहुत सुपरफिशियल वे में हो, यानी आपकी बहुत डीप डाउन गहराई में नॉलेज ना हो किसी चीज़ को लेके। आपके पिता की हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, जिसकी वजह से ना पिता का भी सुख आप उतना ना उठा पाते हो। और ये भी देखा जाता है कि अगर ये मैलेफिक प्लैनेट है ना तो घर में बड़ा कंजूसी का माहौल होता है, पैसे को बहुत बचा बचा के खर्च करते हैं। तो अब आप क्या करें अपने भाग्य को ना बढ़ाने के लिए? आप पहली बात तो नॉलेज लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत सुपरफिशियल वे में है। उसे डीप डाउन समझना शुरू कीजिए, लाइफ की फ़िलॉसफी जानना शुरू कीजिए। जब आप लाइफ की फ़िलॉसफी जानेंगे ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, आपके सोचने के दायरे बढ़ने शुरू होंगे, और जब वो दायरे बढ़ने शुरू होंगे तो आपकी लाइफ में आपका भाग्य साथ देने लगेगा। अब 9th हाउस का लॉर्ड बैठ गया 5th हाउस में, तो धर्म भाव का लॉर्ड बैठ गया धर्म भाव में, ये लक्ष्मी भाव बनाता है। तो अगर ये बेनिफिक है तो ये बहुत अच्छा है। आपको अपने बच्चों से ना बहुत ज़्यादा, बच्चों के पैदा होने पे बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका लक खुले, आप बहुत अच्छे क्रिएटर हों, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखाते हों। यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने वाले दिखा सकते हैं, लाइफ की फ़िलॉसफी से रिलेटेड डायरेक्टर्स देख सकते हैं कि इसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं। ऐसे लोग स्पेकुलेशन में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि भाग्य उनका साथ दे रहा है। इनका जो भाग्य खुलता है ना खुद की क्रिएटिविटी से खुलता है। हो सकता है कि इनकी क्रिएटिविटी इनके बच्चों के होने के बाद ज़्यादा अच्छी तरह निखर के आए। ये लोग लकी होते हैं बेसिकली, इनका ये वाला जो पोजीशन होती है ना, ये लकी पोजीशन मानी जाती है। इन लोगों के पास बहुत सारे क्रिएटिव विचार होते हैं, बहुत अच्छे राइटर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स यहाँ से देख सकते हैं। ये पोजीशन ना धन के लिए भी अच्छी होती है, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे मंत्र साधना जो करते हैं ना, वो साधना सिद्ध होने के भी योग बन जाते हैं, कि इसमें जो लोग मंत्र, क्योंकि वो धर्म का भाव धर्म में आ गया, वो पूर्व पुण्य के घर में आके बैठ गया। तो हो सकता है कोई ऐसे पुराने जो आपके पुण्य कर्म रह गए हों, जो अधूरे रह गए हो ना, अब इस भाग्य की वजह से वो भी पूरे हो रहे हैं। तो इसको ना मैं अच्छी मंत्र साधना से भी जोड़ के देखती हूँ, कि इसमें आपके वो जो साधना पिछले जन्मों में पूरी नहीं हुई थी ना, अब शुरू हो जाएगी और अब वो पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। आपके हो सकता है पूर्व जन्मों के कर्म इतने अच्छे हों कि आपको इस जन्म में ना ये वाली पोजीशन मिली है। अब यहाँ पे अगर ये पोजीशन मैलेफिक है, ये ग्रह ही मैलेफिक है, तो ये क्या करेगा? ये आपकी ग्रोथ में ना रुकावटें लाना शुरू कर देगा, यानी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चों से रिलेटेड इशू शुरू हो जाएंगे, बच्चों का आपके प्रति उतना सपोर्ट ना हो, या आपका अपने बच्चों के प्रति उतना अच्छा सपोर्ट ना हो, ये भी देखा जा सकता है। स्पेकुलेशन में आपको नुकसान हो सकता है। बेसिकली जो ये वाली पोजीशन है ना, ये आपके भाग्य को रोक के रखेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आप को किसी भक्ति में डालना है।
मंत्र साधना में डालना है। किसी ईश्वर के ना मंत्र की साधना करना शुरू कर दीजिए। बच्चे आपका लक खोलते हैं, यानी आपकी जो ये पोजीशन है ना, उसका मतलब ये है कि बच्चों से आपको प्रॉफिट होगा। तो कोई ऐसा काम कीजिए जो बच्चों को खुश करे। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ कनेक्शन बना के रखिए, नहीं है तो एनजीओज़ में, बच्चों के एनजीओज़ में जाके ना अपनी फ्री सेवा देना शुरू कीजिए। तो अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 6th हाउस में, अपने से वो 10वें घर में आ गया। तो बेसिकली तो वो आपके कर्म का घर बन गया। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को ना, अगर ये प्लैनेट अच्छा है, बेनिफिक है, तो ऐसे लोगों के डिस्प्यूट में उन्हें गेन होता है, यानी कि वो अच्छे लॉयर हो सकते हैं। लोगों की बीमारियों से उन्हें गेन होता है, वो अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। लोगों के साथ कंपटीशन करके उनका भाग्य खुल सकता है, यानी वो एक अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्लैनेट बेनिफिक है, तो जो अभी 6th हाउस के कारका थे ना, उनसे रिलेटेड जॉब उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, उनसे रिलेटेड फील्ड में उनका इंटरेस्ट भी होता है। या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, या उनका बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। ये भाव लोन से रिलेटेड भी होता है, तो ऐसे लोग हो सकता है फाइनेंसर भी हों, दूसरों को प्रमोट करते हो, फाइनेंस करते हो। ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, वो जो हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं ना डेली रूटीन में, ये वो वाले लोग होते हैं। अब वहीं पे अगर ये प्लैनेट मैलेफिक है, तो ये आपको डिस्प्यूट में डाल दे, ये हो सकता है आपका भाग्य बन जाए कि लोगों के साथ डिस्प्यूट होता रहे। अब हो सकता है कि भाग्य में आपकी बीमारी लिखी हो और ये बीमारी चलती रहे। अभी आप ठीक हुए, फिर थोड़ी देर में बीमारी हो जाए, फिर आप ठीक हुए, फिर आप बीमार पड़ जाए, तो ये एक प्रोसेस बन गया हो। इनको स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता, हो सकता है वहाँ से चोट लगा के आ जाए, तो इसलिए वो स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। ये लोग लोन ले लेते हैं, जो इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। पूजा पाठ ये लोग करते हैं, अगर ये डेली रूटीन में पूजा पाठ करते भी हैं, तो ये दिल से नहीं करते, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से ना इनका लक इनका सपोर्ट नहीं करता, भाग्य इनके साथ नहीं होता। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इनके लिए लाइफ में हेल्थ सबसे पहले है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ये लोग अपने डिस्प्यूट्स जो हैं उनको हैंडल कर पाएंगे। और पहली बात तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना, आप दूसरों से लड़ेंगे भी नहीं। शरीर अच्छा होता है तो मन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है तो दूसरा भी हमें अच्छा लगने लगता है। और इन लोगों को हो सके तो किसी न किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो ऐसा स्पोर्ट्स खेले जिसमें जैसे बैडमिंटन खेल लिया, थोड़ा सा रनिंग कर लिया, अपने को थोड़ा फिजिकल एक्टिव रखें, सो दैट कि इनका लक इनको सपोर्ट करना शुरू कर दे। अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 7th हाउस में। तो अगर ये प्लैनेट बेनिफिक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, वो एक अच्छी वेल्दी फैमिली से आया हो, एक कल्चरल फैमिली से हो, उसका लाइफ को देखने का जो नज़रिया हो और आपका लाइफ का देखने का जो नज़रिया ना, हो सकता है सेम हो। और शादी के बाद ना आपका भाग्य बड़ा हो, आपको धन का लाभ होना शुरू हुआ हो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हुआ हो। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपका स्पाउस है वो बहुत ही अच्छे नेचर का हो, बहुत रिलीजियस हो, उसके अध्यात्म को लेके भी ना एक अच्छी पकड़ हो, वो जीवन को कैसे चलाते हैं उसके बारे में ना एक बैलेंस अप्रोच हो। तो बेसिकली 9th हाउस का लॉर्ड जब 7th में आता है तो एक तरह से ये राजयोग बना देता है, क्योंकि जो धर्म त्रिकोण का प्लैनेट है अब वो केंद्र के घर में बैठ गया है, तो ये एक तरह से राजयोग होता है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो शादी है ना, ये आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए है। हम इसे शादी से ही ना देखें, हम इसको ना पार्टनरशिप से भी देख सकते हैं कि आपको जो पार्टनर मिले वो उनके आने के बाद ना आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा ओवरसीज से, अगर आपका कोई काम है, ऐसा काम है जो आप दूसरी कंट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क मिलना शुरू हो जाए, प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर इसमें प्लैनेट अच्छा बैठा हो।
और वहीं पे अगर ये मेलेफिक हो, है तो ये प्रारब्ध है, यानी आपकी डेस्टिनी है, इसको तो आपको झेलना ही है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर बुरा होगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, वो भी आपके डेस्टिनी से ही मिला है, आपके भाग्य से मिला है। जो आपने बीज अपने पिछले जन्मों में डाले थे ना, अब उसका फल मिला है। तो अब ये अच्छा भी हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है। तो इसका हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, वो बहुत खर्चीला हो, वो पैसे को ज़्यादा महत्व देता हो बजाय कि इस पार्टनरशिप को। उसके लिए ये पार्टनरशिप इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें अच्छा पैसा कमा के लाएं। अब ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये तो भाग्य है, किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का ना चाह के भी वो इस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक वो इस सिचुएशन को झेल नहीं लेते तब तक उनका भाग्य ख़त्म नहीं होता। तब तक जब तक ये भाग्य में लिखा है ना, तब तक उन्हें ये सिचुएशन झेलनी पड़ती है। अगर इस तरह का उन्हें पार्टनर मिल जाता है, पार्टनर पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, और अगर हम इसे पार्टनर से ना देखें, आपको खुद से देखें, तो हो सकता है कि आपका भी जो रुझान है ना जीवन में, वो मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ है, मटेरियल लाइफ की तरफ है। आप भी सिर्फ वही अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो जो मैंने अभी सारे ट्रेड्स आपके पार्टनर के बताए, वो आपके भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी आपके पार्टनर की लाइफ की फ़िलॉसफ़ी से ना बिल्कुल डिफरेंट हो। आप दोनों की लाइफ को जीने का जो ढंग है ना, वो एक दूसरे से मैच ना करता हो, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में एक डिससैटिस्फैक्शन रहती हो। आप दोनों का रिलीजन बिलीफ डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों की स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, या आप उस तरफ शायद सोचते ही ना हो। अगर आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ग्रोथ ना डिसबैलेंस हो जाती है, यानी ये पार्टनरशिप डिसबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? आप अपने स्पाउस के साथ धार्मिक यात्राएं करें, तीर्थ स्थलों पे जाइए, और इसको अपने जीवन का ना एक हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ की जो डिससेटिस्फैक्शन है, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बनना शुरू हो जाएगी। आप दोनों के विचार बनने शुरू होंगे, आप दोनों के विचार मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 8th हाउस में, अपने से 12th में। 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, हमारी लाइफ की फिलॉसफी को दिखाता है, हमारे क्या लाइफ को लेके हमारे क्या मोरल वैल्यूज़ हैं वो बताता है, हमारे पिता के संस्कार हमारे पिता को भी बताता है। तो अब वो आ गया अपने से 12th में, 8th हाउस में। 8th हाउस हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो अगर ये प्लैनेट अच्छा है, तो ये आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में ना पूरी तरह से चेंज कर देगा। आपके रिलीजियस जो बिलीफ हैं उन्हें चेंज कर देगा। यानी अभी तक आप जिस रिलीजन को, जिस धर्म को ना जिस तरह से देख रहे थे, अब आपकी पूरी देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, पूरा उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप उसको एक नए तरीके से देखने लगेंगे, नए तरीके से उसको समझने लगेंगे, आपकी फ़िलॉसफ़ी में चेंज आ जाएगा, जीवन को जीने की गहराई समझ आने लगेगी, मतलब आप उसको अब डीप डाउन समझ पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब आप वो सब डीप डाउन चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनको आप पहले पिछले जन्मों में हो सकता है आपने सीखा हो। तो अब जो आपको ये भाग्य मिला, अब जो आपको ये पोजीशन मिली, अब उसका मतलब है कि आपने वो वाला एरिया तो कंप्लीट कर लिया, तो उसका फल ये है कि अब उसके आगे बढ़ो, तो अब उसको और अच्छी तरह डीप डाउन जानो। तो उसमें ना वो स्पिरिचुअलिटी का अब वो आयाम खुलने लगेंगे, वो पहलू खुलने लगेंगे जो शायद आपको पता ना हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। हो सकता है कि इस प्रोसेस में ना आपको गुरु मिले जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी हेल्प करें। ये गुरु हो सकता है आपको विदेशों में मिले, या कोई विदेशी गुरु के थ्रू ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो। तो आप समझिए कि ये प्लैनेट अब मेलेफिक है, तो अब ये क्या करेगा? पहली बात तो ये पिता से दूरी बनाएगा, और यहाँ पे अगर 9th हाउस का लॉर्ड 8th में भी बैठता है, तो ये पिता से एक फिजिकल गैप दे देता है। अब ये गैप किसी परिस्थिति की वजह से आया हो, या
इसमें हम ये कह सकते हैं कि पिता की मृत्यु भी दिखाता है। दूसरा होता है कि आपके स्पिरिचुअल बिलीफ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं। मतलब उनकी एक सही सोच नहीं होती, उन्हें एक राह नहीं मिली होती। तो इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी को लेके, इन सब चीज़ों को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है आपके घर में भी ना एक सुपरफिशियल वे में स्पिरिचुअलिटी बताई जाती हो, मतलब कोई उन्हें खुद भी फॉलो ना करता हो, वो सिर्फ एक मटेरियल गेन के लिए यूज़ होती हो कि हम ये वाला मंत्र कर लेंगे या हम इसका पूजा पाठ कर देंगे तो भगवान हमारे हिसाब से काम कर लेगा। पर उनकी तरफ वो डेडिकेशन ना हो, तो आपके अंदर भी वो चीज़ ना आई हो। मतलब आप भगवान को एक ज़रिया समझते हो चीज़ें लेने का, रादर देन कि भगवान तक पहुँचने का। तो हो सकता है कि आपकी भी रिलीजन बिलीफ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी का शायद आपको इतना ज्ञान ना हो, आपकी लाइफ में ना मेंटल एगनी बहुत हो। अब मैं इसे एगनी क्यों कह रही हूँ, मेंटल टेंशन क्यों नहीं कह रही, मेंटल स्ट्रेस क्यों नहीं कह रही, एगनी इसलिए क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड 8th में आ गया है। 8th हमारी स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग है। अगर हमारा वो ग्राउंड ही नहीं है लाइफ में, हमारा कोई अध्यात्म से लेना देना ही नहीं है, हमारा किसी धर्म से लेना देना नहीं है, किसी बिलीफ से लेना देना नहीं है, तो ये जो हम किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, सो दैट कि हम ग्राउंडेड रहे, हम अपने जीवन से के आधार पे बने रहें, हम इधर उधर ना हो। तो ये हमें एक रास्ता दिखाता है जीवन जीने का। तो जिनके पास यही ग्राउंड नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं होता उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में ना कोई डिसीजन नहीं ले पाते। वो 8th हाउस के जितने भी गलत काम होते हैं ना, उनमें पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही गलत का एहसास नहीं होता। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे ट्रेड्स इस तरह के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अकल्ट नॉलेज लेना शुरू करना चाहिए। लाइफ की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर बुक्स पढ़नी शुरू करनी चाहिए। शुरुआत तो वहीं से करनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे आपको स्पिरिचुअल बुक्स पे आना चाहिए। उनके बारे में डीप डाउन स्टडी करनी चाहिए। जब आप ये करेंगे ना, तो जो आपका भाग्य है, वो धीरे-धीरे आपके सपोर्ट में आने लगेगा। और चीज़ों में जितना डिस्टॉर्शन है, जितनी मिसमैच है ना, वो अलाइन होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में ही बैठा है। तो अगर ये बेनिफिक है, मज़बूत है, तो ये पोजीशन बहुत फॉर्चुनेट होती है। इन लोगों के अंदर भगवान को लेके विश्वास बहुत होता है, बहुत विज़डम होती है। इन्हें ना बचपन से ही लाइफ की फ़िलॉसफ़ी के बारे में पता होता है। इन्हें पता होता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। ये बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनका जो माइंड का बेंड है, वो फ़िलॉसफ़िकल होता है। चीज़ों को एक नई तरीके से देखते हैं। यहाँ पे इनके पिता का स्टेटस भी देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं अपने शहर के या अपने समाज के। बहुत अच्छी नॉलेज के इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिसका ये पोजीशन है वो हायर स्टडीज़ करता है। हो सकता है फ़िलॉसफ़ी से लेके करे, हो सकता है वो इन्हीं किसी स्पिरिचुअल ग्रंथों से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से लेके कोई हायर स्टडीज़ करे। इन लोगों के ऊपर गुरुओं की ब्लेसिंग्स होती है। इन लोगों के ऊपर पितरों की ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि ये पितरों का भी घर है ना। इनकी जो प्रोजनी होती है, इनके जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी होते हैं, इनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है लाइफ की, वो उनको फॉलो करते हैं। समाज में इनका बहुत नाम होता है। इनको एक नॉलेजेबल, एक वाइज़ इंसान की तरह देखा जाता है, एक गुरु की तरह देखा जाता है। अब वहीं पे ये 9th लॉर्ड ना अगर मैलेफिक हो जाता है, तो जो अभी मैंने सारी बातें बताई ना, उन सब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो भी 9th हाउस के सिग्निफिकेटर्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि ये पितरों का भी घर है, पितरों का भी भाव है। तो जो कुंडली में पितृदोष होता है ना, हम इस घर से देखते हैं, इस 9th हाउस से देखते हैं। यानी सन और राहु आपके 9th हाउस में है, तो ये पितृदोष बनाता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में ही राहु के साथ है, तब ये पितृदोष बनाता है। सन अगर सैटर्न के साथ 9th हाउस में है,
पितृदोष का कारण है। और वहीं पे अगर 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न के साथ बैठा है, 9th हाउस में ही बैठा है, तो भी ये पितृदोष का कारण है। तो पितृदोष क्या है? पितृदोष का मतलब है कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे खुश नहीं है, या आपने अपने किसी जन्म में उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो, या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिससे वो अभी नाराज़ हो गए हैं, तो इस जन्म में आपको ये भाग्य मिल गया है। तो जनरली जब ये पितृदोष किसी भी कुंडली में होता है, तो जितने भी 9th हाउस के सिग्निफिकेटर्स हैं ना, वो उनके अंदर ना एक समझ लीजिए स्पीड ब्रेकर आना शुरू हो जाता है। कोई भी काम आराम से नहीं होता। लाइफ में कोई ना कोई उन कामों से रिलेटेड ना प्रॉब्लम आती ही रहती है, या तो बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है। तो इसके लिए तो पितृदोष का निवारण कराना ज़रूरी होता है। और अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 10th में, अपने से दूसरा, तो ये ना राजयोग बनाता है, क्योंकि धर्म त्रिकोण का जो ग्रह है अब वो कर्म भाव में आ गया है, केंद्र में आ गया है, तो ये राजयोग बन जाता है। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अब धर्म का ग्रह उनके कर्म में आ गया, तो उनका कर्म ही उनका धर्म हो गया और उनका धर्म ही उनका कर्म है। तो ऐसे लोग समाज में बहुत नाम कमाते हैं, इनका बहुत नेम और फेम होता है, इनकी फैमिली का बहुत नेम और फेम होता है, ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, ये धार्मिक कार्यों में ना पूरी उम्र लगे रहते हैं। ये मंदिरों में भंडारा भी कराते हैं, और मंदिरों में टाइम टाइम पे दान दान का काम भी करते हैं, दान पुण्य भी करते रहते हैं। इनके पास अच्छा धन भी होता है, इनके पास हर तरह की लग्जरी होती है, पर इनका झुकाव समाज की तरफ ना कुछ करने का होता है, समाज को कुछ देने का होता है, जिसके कारण जो इनका समाज है जिसमें ये रहते हैं, ये एक पब्लिक फिगर हो जाता है, एक सेलिब्रिटी जैसे हो जाता है, लोग इनको बहुत मानते हैं। ये भी देखा गया है कि जिनकी ये पोजीशन होती है, उनके पितरों द्वारा या उनके परिवार द्वारा ना, उनके किसी जैसे गांव में हो गया, या उनका जो पर्टिकुलर एंसेस्टर्स का एरिया हो गया, उसमें ना इनका एक खुद का मंदिर भी होता है, और उस मंदिर में भी ना लोग अभी तक पूजा करते हैं। उस मंदिर को भी ठीक रखना, ये वो काम भी करते हैं कि वो अपनी जो पुश्तैनी परंपरा है ना उसको चलाते भी हैं। पर अगर ये प्लैनेट किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया है, या उसके ऊपर किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ गई है, या वो खुद ही मेलेफिक होके बैठ गया है, तो अब ये क्या करता है, इनके फादर की हेल्थ हो सकता है अच्छी ना हो, उन्हें कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चलती रहती हो। ये लाइफ में जो भी कर्म कमाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, उसमें उनको बहुत हार्डशिप करनी पड़ती हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती हो। तो देखा जाए तो ये वाली पोजीशन जब हो जाती है कि जब प्लैनेट खुद ही वीक हो चुका है, खुद ही पीड़ित हो चुका है, तो कर्म और धर्म को बैलेंस करने में ना बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है। वो ये है कि वो जितनी मेहनत करते हैं, जितने अप्स एंड डाउन्स को झेल लेते हैं ना, उन कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, तो इनकी लाइफ में, क्योंकि ये राजयोग है ना, राजयोग शुरू हो जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ना, जिनकी ये पोजीशन है पर मेलेफिक इफेक्ट के अंडर है, उन लोगों को समाज में सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जितना उन जितना भी उनके पास संभव हो सके, उनकी जितनी क्षमता हो, उस हिसाब से ना समाज में अपनी वेल्थ से, या अपने फिजिकल रूप में, या अपने शारीरिक रूप में आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 11th हाउस में। 11th हाउस ना इच्छाओं का घर है, इच्छाओं की पूर्ति का घर है। तो अगर ये प्लैनेट बेनिफिक है, तो ऐसे लोगों की ना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो पूरी हो जाती है। ये लोग ऐसे हो सकता है किसी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब बचपन से ही इनके घर में रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, तो इनका माइंडसेट भी ना उसी तरह का होता है। ये लोग लाइफ की फ़िलॉसफी को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जानना चाहते हैं कि लाइफ काम कैसे करती है, लाइफ है क्या, ज़िंदगी है क्या। ये बहुत सुलझे हुए माइंडसेट के साथ जीवन को अप्रोच करते हैं। ये ना नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इन्हें ग्रीनरी अपने आसपास बहुत चाहिए। अगर इन्हें अपनी लाइफ में कुछ सोचना है, या उन्हें अपने आप को
इमीडिएट रिचार्ज करना है, तो ये प्रेफर करते हैं कि वो ग्रीनरी में घूम के आएँ। सिंस ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो इनका जो फ्रेंड सर्कल भी होता है ना, वो इसी तरह के माइंडसेट वाले लोगों का होता है। ये उन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। इस पोजीशन से हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में ना शामिल भी हो जाते हैं। अब यही पोजीशन एक मैलेफिक प्लैनेट की हो तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इनका माइंडसेट तो रिलीजियस होता है, इनकी अप्रोच तो लाइफ को जानने की होती है, पर सिंस ये 11th हाउस भी है तो इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं और उन इच्छाओं को ये पूरा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। इनका फोकस पूरी तरह से पैसा कमाने का होता है। ऐसे लोगों की तरफ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, रिच हो, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी को ना समझ नहीं पाते, या ये कह लो कि जब तक इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का चैप्टर ओपन नहीं होता तब तक ये पैसे के पीछे भागेंगे और पैसा इनसे भागेगा, क्योंकि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट है ना, तो इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती और इतनी इनकी लाइफ में इतनी विशेज़ होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं कि अगर वो पूरी नहीं होती तो ये फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इन्हें लगता है कि ये कहीं स्टक हो गए, इनकी लाइफ ना कहीं स्टक हो गई है। पर ये पार्ट आप सोचिए कि तब तक चलता है जब तक ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ जाते, और ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं क्योंकि इनकी फर्स्ट हाफ ना लाइफ की इसी स्ट्रगल की होती है, और यही स्ट्रगल इन्हें धीरे धीरे अध्यात्म में भेजता है, भगवान की तरफ भेजता है, और उन्हें पता चल जाता है कि ज़िंदगी कैसे गेम खेलती है। ज़िंदगी से अगर कोई चीज़ चाहिए, लाइफ में अगर कुछ चीज़ चाहिए, तो उसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो जब ये इस चीज़ को जान लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, उसके क्या नियम हैं, कैसे फॉलो करना है, उन ज़िंदगी से चीज़ें कैसे निकलवानी है। तो एक बार वो इस फिलॉसफी को समझ गए तो ये लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, पर बशर्ते ये लोग अध्यात्म में होने चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही इनकी इच्छाओं के और इनके बीच की वो कड़ी है जो इनको इच्छाओं तक पहुंचाती है। अब 9th हाउस का लॉर्ड आ गया 12th हाउस में, धर्म भाव का लॉर्ड आ गया मोक्ष भाव में। यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हैं, यहाँ पे आपने जो सीखा है, आपकी जो लाइफ की फ़िलॉसफी है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वो खर्च हो रहा है, वो जा रहा है, पर उससे कुछ गेन भी तो मिल रहा है। तो यहाँ पे उस नॉलेज को खर्च करना है, दूसरों के लिए यूज़ करना है। तो कई लोगों का, कई एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ये पोजीशन ना बहुत अच्छी नहीं होती, पर ये पोजीशन मटेरियलिस्टिक गेन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि माइंडसेट है मोक्ष का, और उस मोक्ष के माइंडसेट के साथ हम पैसे के पीछे नहीं भाग सकते। उस माइंडसेट के साथ हम भगवान के प्रति ना सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जो घर है ना, ये सरेंडर का है कि आपने अब यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया, आपने परमात्मा के आगे सरेंडर कर दिया। तो अब मैं इसमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बता रही, मैलेफिक और बेनिफिक नहीं बता रही, इसको आप खुद ही डिकोड कर लीजिएगा, क्योंकि किसी के लिए ये बेनिफिक है कि अगर वो सोच रहा है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे धर्म के नाम पे पैसा कमाना है, तो उसके लिए तो ये हो सकता है कि बेनिफिक हो, पर फिर भी मैं इसको कहूँगी कि वो जिसकी ये सोच होगी ना, वो अपने देश में रह के तो ये पैसा नहीं कमा सकता, उसके लिए उसे विदेश में जाना पड़ेगा। अब हर कोई तो उठ के विदेश नहीं जा सकता, तो उनको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इनका हो सकता है कि अपने परिवार से डिटैचमेंट हो जाए, हो सकता है कि इनके पास ना सारे परिवार का सुख हो, सब कुछ हो, पर ये फिर भी इस सुख को छोड़ के अध्यात्म की तरफ चले जाएं, ज़िंदगी को जानने में चले जाएं, स्पिरिचुअलिटी को देखें कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो वो सीढ़ी है जो हमें इंडियन लिबरेशन तक पहुंचाएगी। तो ऐसे लोग
रिलीजियस भी होते हैं, और ये बहुत सरेंडर वाले रिलीजियस होते हैं कि भगवान की तरफ पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं कि अब आपको मेरी ज़िंदगी आपको देखनी है, मैंने आपको अपनी ज़िंदगी सौंप दी है, अब आप जैसा चलाएं मैं वैसा चलूँगा। तो ये इतने ज़्यादा सरेंडर में होते हैं। तो जो लोग इतना सरेंडर कर पाते हैं ना, वही लोग आगे ना अध्यात्म की सीढ़ी को चढ़ पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ अपना ख़त्म करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं। तो ये पोजीशन अच्छी भी है और ये पोजीशन ख़राब भी है। तो जिसका माइंडसेट मटेरियल चीज़ों को लेने का है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पे वो दुख ही मिलेगा और वो बार बार मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने इससे रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड काम पूरे कर लिए हों, और आपने हो सकता है कि ये अपने अंदर सोचा हो या भगवान से प्रॉमिस किया हो कि अब मैं लिबरेशन की तरफ जाऊंगा, तो आपको ये पोजीशन मिली हो। तो अगर 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो वो लिबरेशन दिखाता है, लिबरेशन, मोक्ष, अपनी सारी सुख सुविधाओं से, अपनी थॉट प्रोसेस से। क्योंकि आपका जो 9th हाउस है वो एक फ़िलॉसफी है लाइफ की, वो आपकी सोच है। अब आपकी सोच से भी आपको मुक्ति चाहिए। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपको गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, परमात्मा से गाइडेंस मिल रही है, अब उसके थ्रू आपको मोक्ष तक पहुंचना है। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि गुरु ना बाहर कंट्री में मिले, और हो सकता है गुरु मिले ही नहीं, तो उनके गुरु भगवान शिव ही हों, वो उन्हीं को ही प्रेयर करते हो, उन्हीं से ही सारी गाइडेंस मांगते हो। तो मेरे हिसाब से अध्यात्म के लिए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और जिनका ये पोजीशन होती है ना, तो उनका माइंडसेट एक टाइम के बाद इस तरफ का हो भी जाता है। शुरू में हो सकता है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागे, उन्हें पाना चाहे, पर जब वो नहीं मिले तो वो ऑटोमेटिकली ही उनका भाग्य उनको इस तरफ को मोड़ देता है। तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि ये मैलेफिक है या बेनेफिक है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।